Hello everyone, I am Mana Yadav, pursuing MBBS third year from VMMC Safdarjung Hospital. Today I will start the unit Structure of Atom. The first unit, mole concept, was covered by Dr. Ashutosh in our previous video. So I will start this unit in a concise manner. इसको पढ़ के आपको बिल्कुल आसानी से ये चीज़ याद भी हो जाए और आपको कभी और कोई रेफरेंस वीडियो देखने की या फिर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। यहीं पे आपको नोट्स भी मैं अवेलेबल कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पे। उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और उस लिंक के ऊपर आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे हम बहुत अच्छे नोट्स लेके आए हैं, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के बहुत कंसाइज और अच्छे नोट, वर्थफुल नोट्स होंगे। तो टुडे आई विल स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स, कि हम इस चैप्टर में क्या क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स लेके चलेंगे, कि इन चीज़ों को ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद ये ऑब्जेक्टिव हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। फाइन। सो द फर्स्ट वन इज़ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले हम कवर करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी होने के बाद हम तुरंत चले जाएंगे एटॉमिक मॉडल्स के ऊपर। एटॉमिक मॉडल हमें यहाँ पे पढ़ने हैं 4। कितने पढ़ने हैं? 4 एटॉमिक मॉडल्स। द फर्स्ट वन इज़ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल की थ्योरी के पीछे क्या चीज़ थी कि सबसे पहले एटॉमिक मॉडल्स में थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया, फिर इसके अंदर इसकी कुछ ड्रॉबैक्स निकली, ड्रॉबैक्स के बाद इसको फिर कैंसिल कर दिया गया। फिर रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड की कुछ ड्रॉबैक्स निकली, फिर उसको इम्प्रोवाइज़ करके बोर मॉडल आ गया, उसको इम्प्रोवाइज़ करके फिर वेव मैकेनिकल मॉडल आ गया। ऐसे इन मॉडल की थ्योरी चलती रही। सो नेक्स्ट उसके बाद हम कवर करेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। फाइन। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM वेव्स, इसी के साथ ही इसी के हम जो न्यूमेरिकल हैं वो मैं आपको सारे कंसेप्ट्स के जो न्यूमेरिकल हैं वो इन क्वेश्चंस के एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर डालूंगा। बिकॉज वहाँ से क्या होगा, अगर आपको ये पूरा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर आपको सिर्फ इसके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने हैं तो आप सीधा हमारे इस सेपरेट वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। तो उससे आपका टाइम भी ख़राब नहीं होएगा, पूरा एक बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अकेले सेपरेट वीडियो से पता लगा लेंगे। नेक्स्ट हम उसके बाद देखेंगे EM वेव्स का स्पेक्ट्रा। EM वेव्स के स्पेक्ट्रा में मैं आपको क्या बताऊंगा, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, ये सब का मैं आपको पूरा सीक्वेंस बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट हम शिफ्ट हो जाएंगे बोर मॉडल को। अब हमारा 2 टारगेट है, इन दोनों मॉडल को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा इसके बाद आएगा बोर मॉडल। बोर मॉडल हम डिटेल में पढ़ेंगे अंडर द ऑब्जेक्टिव्स। क्या? सबसे पहले हम पोस्टुलेट्स कवर करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव करेंगे, या फिर मैं आपको डायरेक्ट ही इंपॉर्टेंट फार्मूला कंसाइज वे में बता दूंगा, बट आपको याद करवा दूंगा अच्छे से। उसके बाद फिर बोर मॉडल में ऐसी क्या लिमिटेशंस रह गई जिसके बाद हमारे को वेव मैकेनिकल मॉडल लाना पड़ा। फाइन। उसके बाद हम देखेंगे स्पेक्ट्रम्स। स्पेक्ट्रम्स होते हैं 2 तरह के। फर्स्ट वन इज़ एमिशन स्पेक्ट्रम, ये हमारा टारगेट होगा। सेकंड इज़ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये हमारा टारगेट होगा। सेपरेटली हम इसके अंदर पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसके बाद हम कवर करेंगे स्पेक्ट्रम से तुरंत बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे चले जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम उसके फॉर्मूला देखेंगे और कंसेप्ट को कवर करेंगे। उसके बाद हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे चले जाएंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल को। आपको यहीं पे एक चीज़ बता देता हूँ कि जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है ये बेसिस है बोर मॉडल की। सॉरी, जो बोर मॉडल है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पे मिला है हमें। फाइन। उसके बाद हम चले जाएंगे वेव मैकेनिकल मॉडल पे। वेव मैकेनिकल मॉडल पे हम क्या पढ़ेंगे? डी ब्रोगली प्रिंसिपल। वेव मैकेनिकल मॉडल के अंदर 2 कंसेप्ट आते हैं, डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फाइन, वर्ड को हाईलाइट कर लेना, अनसर्टेन। ठीक है। उसके बाद हम कंसेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स पे चले जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स में हम इसके सब टाइटल्स में लिख लेना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। फाइन। उसके बाद फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे
नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को रखेंगे। क्वेश्चन वाला पार्ट मैं सेपरेट इसलिए बना रहा हूँ सो दैट कि जिस बच्चे को ये चैप्टर पढ़ा हुआ है उसको ये चैप्टर के साथ ही पूरा देखने की ज़रूरत ना पड़े, उसको सेपरेट वीडियो में सिर्फ वो क्वेश्चंस देखे और उसका ये चैप्टर क्लियर हो जाए। बिकॉज हमारा मोटिव है आपको कम टाइम में अच्छा सप्लीमेंट दे के आपका नीट का स्कोर बूस्ट करवाना। हर एक चैप्टर के अंदर हम टच करेंगे बेसिक्स को, बिकॉज आजकल एनटीए का लेवल बहुत ही डाउन हो गया, जिससे कि कट ऑफ भी बहुत हाई जा रही है। तो बच्चे हॉट्स टाइप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग टाइप क्वेश्चंस, बट इनमें रह जाते हैं बेसिक्स में। तो हम आपको बेसिक्स से लेके चलेंगे, हॉट्स टाइप क्वेश्चंस को भी आप इन बेसिक्स के ऊपर सोल्व कर सकते हो। सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, लाइक ज़रूर कर देना, एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 1 से। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हेडिंग है, इसके अंदर ही अगर मैं आपको एक वर्ड बताऊं तो दैट इज़ एटम। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि एटम क्या है। एटम मैं आपको बताता हूँ, देखो, स्मॉलेस्ट indivisible not individual, it's indivisible particle composing all matters। मतलब इसको हम किसी भी मैटर को अगर हम तोड़ें तो हम उसको सबसे छोटी फॉर्म में जब तोड़ेंगे तो दैट इज एटम। बट एटम आगे नहीं टूट सकता। मैटर का सबसे छोटा हिस्सा क्या है? एटम। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हाइलाइटिंग पॉइंट्स क्या थे। डाल्टन एटॉमिक मॉडल का पहला सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिस क्या था। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ डाल्टन एटॉमिक मॉडल? डाल्टन एटॉमिक मॉडल का जो बेसिस था वो ये था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो मास है वो कंजर्व्ड रहता है, एंड लॉ ऑफ डेफिनेटिव प्रोपोर्शन। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि डाल्टन एटॉमिक मॉडल किसके ऊपर बेस था। तो उसका बेसिस था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनेटिव प्रोपोर्शन। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है उसने बोला क्या क्या था। तो इसको मैंने आपको यहीं फ्लो चार्ट की फॉर्म में निपटा दिया है, ठीक है। आप चाहो तो अभी इसको मेरे को पॉज करके ये लिख लो, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। फाइन, नोट डाउन हो गया सबका? अब चलते हैं आगे। देखो, इसके जो पोस्टुलेट्स थे उसमें क्या क्या बोला इसने कि ईच एलिमेंट्स कंपोज ऑफ एटम्स। जितने भी एलिमेंट हैं अर्थ के ऊपर या कहीं पे भी, वो सब किससे बने हुए हैं? एटम से। फाइन। और इसने फिर क्या चीज़ समझाई कि जो एटम है वो ही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट ये कि जो एटम है किसी भी सब्सटेंस का वो ही केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट लेता है। फाइन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसने बस एक गड़बड़ यहाँ पे ये करी, इसने ये बोल दिया कि एटम इज़ द अल्टीमेट पार्टिकल। ये बात तो बिल्कुल सही है कि एटम से नीचे कुछ नहीं है, एटम को नहीं तोड़ सकते हम। एटम इज़ द अल्टीमेट पार्टिकल, फाइन, विच हैज़ मास। ये बात इसने सही बोली बिल्कुल, बट इसने कहाँ गड़बड़ कर दी? इसने ये बोल दिया कि बट इट इज़ स्ट्रक्चरलेस। ये पॉइंट इसने गलत बोल दिया। फाइन, ये पॉइंट हाईलाइटिंग हो जाता है कि इसने क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है। फाइन, थ्योरेटिकल पोर्शन से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आगे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे अच्छे। फाइन। नेक्स्ट इज़, इसने ये हो गया इसका थर्ड पॉइंट हाईलाइटेड, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इसने पॉइंट जो बोला दैट इज़ फोर्थ पॉइंट इसने क्या बोला कि एटम इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल। जो हमें पता है, मैं आपको यहीं से समझा रहा हूँ कि इंडिविजुअल और इंडिस्ट्रक्टिबल लगभग सिमिलर टर्म ही है, कि इसको फर्दर आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, फर्दर आप इसको नहीं तोड़ सकते हो। फाइन। नेक्स्ट इज़ फिफ्थ पोस्टुलेट का क्या मतलब है? इसने क्या बोला था
कि एटम जो है एक एलिमेंट के तो सारे सेम होते हैं, बट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होते हैं। ये बात आपको कैसे समझ आएगी, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द एटम्स ऑफ ए, फाइन, एंड दीज आर द एटम्स ऑफ बी। तो ए के जितने भी एटम हैं वो सारे सेम हैं, और बी के जितने भी एटम हैं वो सारे सेम हैं। एटम्स ऑफ ए आर सेम, एटम्स ऑफ बी आर सेम, बट एटम्स ऑफ ए आर नॉट सेम एज एटम ऑफ बी, फाइन। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, अब हम एक टेबल की फॉर्म में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करेंगे यहीं पे। तो आप ये एक टेबल बना लो, नेम ऑफ द पार्टिकल कर लो, नेम ऑफ द पार्टिकल, नेक्स्ट इज साइंटिस्ट, नेक्स्ट कॉलम में हम लेंगे मास, मास हम लेंगे केजी के अंदर, फाइन। नेक्स्ट हम लेंगे चार्ज, चार्ज हम लेंगे कॉलम्स के अंदर। किसके अंदर? कॉलम्स के अंदर। फर्स्ट, सबसे फर्स्ट चीज़ हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। एज यू ऑल नो, इलेक्ट्रॉन हमें कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? जे थॉमसन ने ही दिया था, जे थॉमसन, फाइन। मास, मास अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो डेट इज 9.31 इंटू 10 की पावर माइनस 31, सॉरी 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, फाइन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज़ देखें तो डेट इज़ चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? सबसे पहले तो हमें पता है माइनस का चार्ज होता है, कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स, फाइन। कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स, फाइन। नेक्स्ट अगर अब हम चीज़ देखें दैट इज़ प्रोटॉन। प्रोटॉन किसने दिया था? प्रोटॉन का आपको पता होना चाहिए किसने दिया था। प्रोटॉन आपको दिया था गोल्डस्टेन ने, गोल्डस्टेन। किसने दिया था प्रोटॉन? गोल्डस्टेन, फाइन। प्रोटॉन का अगर हम मास देखते हैं तो प्रोटॉन का मास होगा 1.673 को अंडरलाइन कर लेना, इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, फाइन। बच्चों ये थोड़ा थ्योरेटिकली पॉइंट है, सारे इनको आपकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर हम प्रोटॉन के ऊपर चार्ज देखें तो सेम चार्ज होता है बट प्लस में, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स, फाइन। ये ख़त्म। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर। नेक्स्ट हम नोट डाउन करेंगे न्यूट्रॉन। क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसने बताया? चैडविक ने। किसने बताया? चैडविक ने। न्यूट्रॉन का मास ध्यान से देखना, यहीं से याद हो जाएगा आपको, सेम प्रोटॉन जैसा ही है 1.67, बट यहाँ पे आ जाएगा 5, इसलिए मैंने अंडरलाइन कराया था कॉन्ट्रास्ट के लिए, इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, फाइन। सारी चीज़ें मैं यहाँ kg में लिखूँगा। नेक्स्ट, चार्ज कितना होता है न्यूट्रॉन के ऊपर? दैट इज़ 0। तो ये टेबल थी, बिल्कुल कंसाइज मैनर में आपको याद हो जानी चाहिए, ऐसे के ऐसे, इसका कोई और तोड़ है नहीं। हम कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स को भी अगर हाईलाइट कर लेना तो भी हमें पॉइंट्स याद हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया 1.673, तो आपके दिमाग में हर बार यही आएगा 1.673 को सर ने अंडरलाइन कराया था, इसका मतलब 5 न्यूट्रॉन का है, मतलब वहीं पे ही अंडरलाइनिंग वर्ड है तो कॉन्ट्रास्ट जाता है दिमाग में, फाइन। तो इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। सो गाइज, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, 2 पॉइंट्स और थे जो वो टेबल टू रिमेंबर लिखवाया था ना, उसी के नीचे लिख लेना कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, हमने देखा था कितना था, 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन, फाइन।
तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है और इलेक्ट्रॉन का कौन सी पावर में था, -31 में। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होना चाहिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर 1837 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन आ जाता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1837 टाइम्स हायर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट एक कंसेप्ट हो रहा है, इसको आप ज़रूर याद रखना, इसको ज़रूर लिख लेना कि मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन विद स्पीड v। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है स्पीड v से, तो इसका मास यदि m0 है रेस्ट के ऊपर, अब इसने मूव करना स्टार्ट किया v वेलोसिटी से, तो इसका मास क्या होगा, मास m0 अपॉन √1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट v बाई c का होल स्क्वायर। सो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि मास जो है जैसे जैसे वेलोसिटी वेरी करेगी मास भी वेरी करेगा। बट ऐसा तो हमने देखा है कि होता नहीं है भाई। अगर मैं भाग रहा हूँ तो यूँ थोड़ी है भागता भागता मैं कहीं कम मास का हो जाऊँगा, कहीं ज़्यादा मास का हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता अपने अंदर सिग्निफिकेंटली? बिकॉज अपन लोग बहुत हैवी सब्सटेंस हैं, हैवी ऑब्जेक्ट है। बट जो स्मॉल ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके अंदर ऐसा फिनोमेना देखने को मिलता है। और हर फॉर्मूले के साथ मैं आपको वहीं पे ही लिखवाऊंगा कि उस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या वो अल्फ़ाबेट कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो m0 क्या है, रेस्ट मास। आप पूछोगे आज तो समझ आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कल को तुमने नोट्स खोल के देखा, तुम्हें समझ में नहीं आया रेस्ट मास सर किसका, तो यहीं पे लिख लो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइन। नेक्स्ट v क्या है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। फाइन। c क्या है बताओ, c है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लोग c बोलते हैं ना, c, वो c नहीं है, ये c है स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स के अंदर सबसे पहला जो मॉडल आता है दैट इज थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन मॉडल। थॉमसन ने क्या बोला था, थॉमसन ने बोला था कि एक हमारे पास यूनिफॉर्म स्फीयर होता है पॉजिटिव चार्ज का, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होते हैं, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होते हैं। फाइन, ये हमारा थॉमसन का कहना था। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, थॉमसन खाने का बहुत शौकीन था। किसका? खाने का। तो उसने अपने मॉडल में सब खाने की चीज़ों के नाम ले दिए। तो उसने अपने मॉडल का नाम क्या रखा, वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल। फाइन। सेकंड चीज़ और क्या नाम रखा, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। और क्या नाम रखा, दैट इज रेजिन पुडिंग मॉडल। रेजिन, किसमिस को बोलते हैं, पुडिंग। रेजिन पुडिंग मॉडल। फाइन, ये इसने अपने थॉमसन ने मॉडल्स के नाम रखे। अच्छा, थॉमसन ने बोला क्या कि भाई पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, एंड ये जो है दिस इज नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड इन इट। बस इसने इतना ही बोला, बस इसके अलावा इसने कुछ नहीं बोला। तो इसके ड्रॉबैक्स में तुम क्या डाल दोगे, इसमें ड्रॉबैक्स से क्या समझ आ रहा है कि इसने कुछ भी स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया नहीं, बताया। कहाँ पे बात करी इसने कुछ स्टेबिलिटी से रिलेटेड, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बताई इसने। ठीक है, इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बताया। सेकंड हम देखें
तो इसने अपना जो मॉडल है वो कैसा रखा, स्टैटिक। इसने कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया कि सर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं या कुछ मूव कर रहा है, नहीं। इसने रखा कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है और वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसने कहीं अपने मॉडल का डायनामिसिटी नहीं बता पाया, ये अपने डायनामिसिटी ऑफ एटम नहीं बता पाया, तो अपने मॉडल को इसने स्टैटिक ही रखा। ये भी इसका एक ड्रॉबैक होगा। अगर हम तीसरी चीज़ इसमें डिफ़ाइन करें तो तीसरी चीज़ हम क्या डिफ़ाइन करेंगे कि ये क्या बता रहा है कि मास ऑफ एटम इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस स्फीयर। बट एक्चुअली होता क्या है, मास ऑफ एटम कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमें पता है, सेंटर ऑफ एटम के अंदर। मास ऑफ एटम कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सेंटर ऑफ एटम के अंदर। तो इसका तीसरा ड्रॉबैक हो गया ये। आप बोलोगे सर ये थोड़ा नोट्स के फॉर्मेट में लिखो। नोट्स पे बेटा मैंने बहुत मेहनत करी है और नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। नोट्स को PDF डाउनलोड कर लो और उनको प्रिंट करा लो, और नहीं भी प्रिंट करानी तो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो, सो दैट कि आप उनसे इसको रिलेट करके पढ़ सको। फाइन। तो अभी नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड मॉडल से। सो गाइज अभी हमने ख़त्म किया थॉमसन्स मॉडल। अब उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा रदरफोर्ड मॉडल्स। ठीक है, रदरफोर्ड जल्दी से ख़त्म करें। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, और जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उन्हीं को ही देखते हुए बिल्कुल कंसाइज वे में उन्हीं को ही यूज़ करूँगा। अगर बीच में कहीं पे भी मेरे को कोई पॉइंट्स में दिक्कत आती है तो, बिकॉज क्या है ना कि हम लोग अब फाइनल ईयर में हो गए, हम जस्ट ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए ले रहे हैं। सो इसलिए आप बिल्कुल भी जजमेंटल मत होना कि भाई सर आप तो नोट्स लेके पढ़ा रहे हो, सर आप तो बुक लेके पढ़ा रहे हो। आपको मटेरियल मैं ट्रस्टवर्दी प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे मैं पढ़ाऊँ कैसे ही। मेरा यही पॉइंट है कि बच्चों के साथ मैं कैसे ट्रांसपेरेंसी से जुड़ सकता हूँ। कोई भी मैं आपके बीच में कोई ऐसी चीज़ें नहीं रखूँगा कि अपनी चीज़ें हाइड कर रहा हूँ, आपको नहीं बता पा रहा हूँ। सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगी। फाइन। तो अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के अंदर अगर हम देखें तो इसका बेसिस क्या था। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, अपने एक्सपेरिमेंट करके उसके बाद उसने अपना मॉडल दिया। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, रदरफोर्ड। तो बेसिस क्या था रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड के मॉडल का, दैट इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फाइन। इसने इसमें क्या किया था मैं बताता हूँ आपको। इसने यहाँ पे एक सब्सटेंस लिया, दैट इज रेडियम। रेडियम को इसने एक्साइट कर दिया। फाइन। रेडियम एक्साइट करने के बाद रेडियम एक्साइट होने के बाद अल्फा रेज छोड़ता है। अल्फा रेज स्लिट को क्रॉस करके फिर इसने एक स्लिट यूज़ करी जिससे कि जो डाइवर्जिंग अल्फा रेज हैं उनको ये रोक सके और एक अल्फा रेज की बीम बना सके, स्ट्रेट बीम। फाइन। यहाँ पे इसने कोलिजन प्लेट ली जो कि किसकी बनी हुई थी, वेरी थिन गोल्ड। किसकी, यहीं पे लिख लेते हैं हम, सारी चीज़ें कंप्लीट करते चलते हैं। सबसे पहले सोर्स क्या लिया, अल्फा सोर्स क्या लिया इसका, इसने जो सोर्स लिया वो लिया रेडियम। तो सोर्स क्या लिया इसने, सोर्स हम यही लिख देते हैं रेडियम, ठीक है, जिसको RA से डिनोट करते हैं। फाइन। अल्फा रेज जो रिलीज हो रही हैं, अल्फा रेज का कंस्टिट्यूएंट क्या होता है आपको पता है, हीलियम का न्यूक्लियस, He, हीलियम का न्यूक्लियस He2+। फाइन। ये 2 क्या है, एटॉमिक नंबर, 4 क्या है, मास नंबर। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ इज स्लिट। स्लिट क्या होता है, जो डाइवर्जिंग रेज को रोक के उसको कन्वर्ट कर दे एक स्ट्रेट बीम में। तो डाइवर्जिंग रेज को रोकने के लिए इसने क्या ली, स्लिट। किसकी बनी हुई ली, लेड की, LEAD, लेड। स्लिट इसने किसकी ली, लेड की, लेड प्लेट। फाइन। अब ये स्लिट से होते हुए ये जाके टकराएगी किसमें, टारगेट प्लेट में या फिर कोलिजन प्लेट में। ये किसकी ली इसने, थिन गोल्ड
प्लेट। थिन का यहाँ मतलब क्या है, नियरली सिंगल लेयर, मीन्स इसको इतना थिन किया गया है इस गोल्ड प्लेट को कि इसमें नियरली एक ही एटम की लेयर है, ऐसे ऐसे नियरली एक ही एटम की लेयर है। फाइन। और इसके चारों तरफ इसने क्या लगा दिया, स्क्रीन। इसके चारों तरफ इसने क्या लगा दी, स्क्रीन। स्क्रीन किसकी बनी हुई थी, जिंक सल्फाइड की। किसकी बनी हुई थी, जिंक सल्फाइड। तो जैसे ही जिंक सल्फाइड से जिंक सल्फाइड, ठीक है, और जिंक सल्फाइड कैसा होता है, फ्लोरेसेंस। तो जैसे ही इससे अल्फा रेस टकराएंगी, उसके बाद ये डाइवर्ज हों, इसके बाद ये टकरा के कोई इधर जाएगी कोई इधर जाएगी, उसको हम स्क्रीन के ऊपर देख लेंगे। फर्स्ट तो ये चीज़ इसने एक्सपेरिमेंट का एपरेटस था। ये चीज़ आपको समझ आ गई, फाइन। यहाँ तक नोट डाउन कर लो पॉज करके। उसके बाद इसकी ऑब्जर्वेशंस मैं आपको बताता हूँ। यहीं पे हम लिखते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या क्या, देखो इसने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज आर गॉन स्ट्रेट, सीधी चली गई। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज आर गॉन स्ट्रेट, तो पहली मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज आर गॉन स्ट्रेट। फाइन। कितनी इसने डाटा दिया, 99.9%, नियरली 99.9%, तो इसने स्ट्रेट चली गई। फाइन। उसके बाद इसने क्या बोला कि few of them, most of them goes straight, but few of them goes small angle deflection. Small angle deflection. Few of them goes small angle deflection. For example, यहाँ से गया और यहाँ से हल्का सा ये वे बन गया. This is small angle deflection. Fine. और इसका एज सच इसने कोई डाटा नहीं दिया। फाइन। थर्ड चीज इसने क्या बोली, वेरी फ्यू ऑफ देम। वेरी फ्यू कैसे गए, वेरी फ्यू गए या तो कंप्लीट रिबाउंड, ऐसे गई अल्फा रेज और टकराने के बाद कंप्लीट रिबाउंड हुआ उनका। कंप्लीट रिबाउंड मतलब नियरली 180 डिग्री से वापस चली गई। वेरी फ्यू ऑफ देम, ठीक है। और दूसरा वेरी फ्यू में ही इसने क्या बोला कि बहुत सारी ऐसी थी जो ऑब्ट्यूज एंगल से चली गई है। फॉर एग्जांपल रेज ऐसे जा रही हैं तो इनका ऑब्ट्यूज एंगल क्या हुआ, अगर वो टकराने के बाद इधर चली जाएं या इधर चली जाएं या इधर चली जाएं, और ये स्ट्रेट वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है। या फिर ये 90 डिग्री से इधर इधर जो आएंगी वो सारी ऑब्ट्यूज एंगल, तो कुछ इसमें ऑब्ट्यूज एंगल से डाइवर्ट कर गई। ये सारी इसने डिटेल्स दी थी। तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे इसने कंक्लूजन क्या क्या निकाला, कंक्लूजन्स क्या क्या निकाले। सबसे पहला जो कंक्लूजन था उसने ये निकाला, एटम जो है उसके अंदर हैवीली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। क्या बोला इसने कि एटम कुछ ऐसा सा है स्फेरिकल, उसके सेंटर में एक हैवीली पॉजिटिवली चार्ज कुछ बॉडी है। कैसे पता चला ये, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग स्ट्रेट, ठीक है। तो इसका मतलब वो कहीं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है। तो थॉमसन ने जो बोला था उस चीज़ को इसने ड्रॉबैक, उसके ड्रॉबैक्स को इसने बोल दिया कि हाँ भाई वो सच में ड्रॉबैक्स थे, प्रूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, हैवीली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। हैवीली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के क्या क्या, न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या क्या आता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये आप लिख लेना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। फाइन। सेकंड चीज़ इसने क्या बोली कि जो न्यूक्लियस का जो डायामीटर है वो किसकी रेंज में आता है, 10 की पावर -15 मीटर्स की रेंज में आता है। 10 की पावर -15 की रेंज में आता है। और जो एटम का जो डायामीटर है वो आता है 10 की पावर -10 मीटर की रेंज में। फाइन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो
एटम है, जो एटम है वो 1,00,000 टाइम ज़्यादा बड़ा है न्यूक्लियस से। फाइन। सेकंड, थर्ड चीज़, जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के क्यूब रूट के। ए की पावर 1/3 है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रेडियस जो है वो मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वैसे प्रोपोर्शनलिटी खोलेंगे, एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है इसने बताई 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 13। 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 13 किसकी वैल्यू थी? आर नोट की। यस। और ए क्या है यहाँ पे, आप सब यहाँ लिख लेना। आर इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, आर नोट इज कांस्टेंट एंड ए इज मास नंबर। फाइन। नेक्स्ट चीज़ जो हम लेंगे वो क्या बोला इसने कि अराउंड न्यूक्लियस के बाहर जो भी न्यूक्लियस के बाहर जो भी एरिया बचा है, अराउंड न्यूक्लियस जो भी एरिया बचा है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। फाइन। एक चीज़ और देखो, इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस के अंदर इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करते रहते हैं, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉन बाहर मूव करते हैं उतने ही प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसने क्या एक तरीके से ये भी बता दिया कि एटम स्टेबल है और एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल कैसे बताया कि जितने प्रोटॉन है मतलब पॉजिटिव चार्ज को इसने नेगेटिव चार्ज के बराबर कर दिया। और स्टेबिलिटी कैसे बताई कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ मूव करते रहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ मूव करते रहते हैं तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सर्कुलर मोशन के अंदर, आपको पता है फिजिक्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उसको कौन बैलेंस करता है? अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज बैठा है, ये बीच के 2 ऑर्बिट्स में मिटा देता हूँ, आपको बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बीच का जो अट्रैक्शन है दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स, और ये जो बाहर लगेगी दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दोनों बैलेंस होंगी जभी तो ये इस सर्कल में घूम पाएगा। अगर ये ज़्यादा होगी तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा, और अगर ये कम होगी, सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा होगी, तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा। इसलिए इसकी ट्रेजेक्टरी मेंटेन रहती है। स्टेबिलिटी के बारे में एज सच कुछ नहीं बोला, बट इसने चार्ज न्यूट्रलिटी के बारे में बता दिया, ठीक है। स्टेबिलिटी तो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था, ठीक है। स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अब हम इसके उठाते हैं ड्रॉबैक्स। एक बार मैं ये रब कर देता हूँ फटाफट, फिर इसके हम ड्रॉबैक्स उठाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको आई थिंक रिमेंबर हो रहे होंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन है और थोड़ा सा बोरिंग भी है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स के अंदर देखें तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई कि ये स्टेबिलिटी को तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया? स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कैसे नहीं कर पाया? क्योंकि एक मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला था, मैक्सवेल की एक थ्योरी थी। मैक्सवेल की थ्योरी ने क्या कहा था? मैक्सवेल साइंटिस्ट ने इसको बोला रदरफोर्ड को कि भाई अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो अगर मूव कर रहा है तो एनर्जी कंटिन्यूसली कम हो जानी चाहिए। तो कंटिन्यूसली जैसी कम होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप भाग रहे हो तो आपकी एनर्जी कंटिन्यूसली कम होती जाती है ना। बट यहाँ पे तो ऐसा ये कुछ बोल ही नहीं रहा रदरफोर्ड कि भाई ये तो कह रहा है कि वो बस इस सर्कल में मूव करता रहता है। ऐसा थोड़ी होता है। मैक्सवेल ने बोला कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी भी लूज़ होगी, तो एनर्जी लूज़ होगी तो धीरे धीरे वो सेंटर में आके गिर जाना चाहिए। इस पाथ को उसने बोला स्पाइरल पाथवे। तो आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? तो रदरफोर्ड बोला मेरे पास तो सर इसका कोई जवाब नहीं है, तो इसलिए रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी के ऊपर कुछ बोल नहीं पाया, ठीक है। नेक्स्ट, जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली लूज़ करता है तो क्या होता है उसके अंदर से, अब वो कंटिन्यूस एनर्जी लूज़ कर रहा है
तो अगर वो कंटिन्यूस एनर्जी लूज करता है तो उसका ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा जो है, ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बनना चाहिए। बट हमारे एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि जो ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज करने का, वो लाइन स्पेक्ट्रा बनता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कैसा बनना चाहिए, ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा कैसा बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, कंटिन्यूस। बट एक्चुअली में कैसा होता है, एक्चुअली इट इज लाइन स्पेक्ट्रा। फाइन। तो ये दो चीज़ इसकी ड्रॉबैक्स के अंदर थी। ठीक है, इसी के साथ ही रदरफोर्ड मॉडल यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद अब हम कुछ कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक नंबर का, मास नंबर का, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोस्टर्स, आइसोडायाफर्स, आइसोटोन्स, ये सब। और फिर उसके बाद एंड में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा करके उसके बाद फिर हम बोर मॉडल स्टार्ट करेंगे। फाइन, थैंक यू। What makes this happen?